हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लास्ट फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में यूरिया को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मूला होता है NO2। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखो नाइट्रोजन से ना एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। तो देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप में एक ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और एक है सिंगल बॉन्ड से। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब गाइस इसमें आप रिजोनेंस भी शो कर सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे ना, तो यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो देखो यहां पर बन गया, देखो अब सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और नाइट्रोजन ऐसा कैसा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब गाइस IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो इसमें केवल हम प्रीफिक्स नाइट्रो यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम नाइट्रो। जैसे मान लो CH3NO2 है तो प्रीफिक्स ही लगाएंगे। तो NO2 का हो गया नाइट्रो, और एक कार्बन है तो मैथ, और एक कार्बन होता है तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते, तो नाइट्रोमेथेन। ठीक है, ऐसे मान लो इसका नाम लिखना हो CH3CH2NO2, तो दो कार्बन है तो एथेन हो जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रो एथेन। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये हो गया CH3 और NO2। तो अब देखो आपको चेन में है ना कार्बन्स को काउंट करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 उधर से काउंट करेंगे जिधर से NO2 को कम नंबर मिले, तो चाहे आप लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, सेम ही बात है। तो 2 पर नाइट्रो है ना, तो 2 नाइट्रो और 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन। ऐसी एक एग्जांपल ये मान लो CH3NO2। तो गाइज अब देखो लंबी से लंबी कार्बन चेन, तो हमारी ये कार्बन चेन हो गई। ठीक है, अब देखो 1 2 3 चेन के कार्बन को काउंट कर लिया। अब देखो मैथिल लगा हुआ है क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये मैथिल है और ये नाइट्रो है, तो 2 पर लगा हुआ है मैथिल और 2 पर ही लगा हुआ है नाइट्रो। अब चैन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रो और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, अब गाइस मान लो ये एग्जांपल आ गया आपके पास। तो NO2 का नाइट्रो और रिंग का बेंजीन, तो सिंपल नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना। अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया। ठीक है, तो देखो इसका नाम लिखेंगे। तो वैसे तो देखो ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन है, तो इसे आप मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हो। अगर IUPAC लिखोगे ना तो ये 1 पोजीशन, ये 2 और ये 3, तो 1 3 2 बार है नाइट्रो, तो डाई नाइट्रो और बेंजीन। तो गाइज ये कुछ एक IUPAC नोमेनक्लेचर के एग्जांपल हो गए, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
तो नाइट्रो कंपाउंड्स को बनाएंगे हम। तो देखो फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से देखो कैसे हम नाइट्रो कंपाउंड बनाते हैं। तो मान लो ये हमारे पास हो गया मैथेन, हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो मैथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3H, और नाइट्रिक एसिड को देखो ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो HNO3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से H2O बाहर हो जाएगा और आपके पास नाइट्रोमेथेन बन जाएगा, नाइट्रोमेथेन, ठीक है। अब गाइज अगर 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन हो तब रिएक्शन कैसे होगी, तो इसको ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ये है एथेन, इसकी रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं। तो देखो एक तो सिंपल ये बन जाएगा कि आप एक हाइड्रोजन और OH निकालोगे, तो CH3 CH2 और NO2, H2O बाहर निकल गया, तो ये बन गया नाइट्रो एथेन, ठीक है ना। अब गाइस देखो ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, यहां से ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब आपको मिल गया CH3 ग्रुप। तो NO2 जो है, क्योंकि HNO3 देता है NO2, तो वो NO2 इसके साथ भी ऐड हो जाएगा। यानी कि एथेन से आपके पास 2 प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे, एक तो नाइट्रो एथेन और एक नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब मान लो अगर आपने प्रोपेन ले लिया, यानी कि 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन ले लिया, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो जितने पॉसिबल नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं ना वो बना दो। तो 3 कार्बन वाले 2 बन जाएंगे। एक तो देखो यहां पर आप NO2 जोड़ दो, एक तो देखो ये बन गया, यानी कि नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। एक बीच वाले कार्बन पर NO2 जोड़ दो, तो ये लो, जितने पॉसिबल बनते हैं ना वो बना दो। तो ये हो गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब बॉन्ड को ब्रेक करो। अब आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, तो एक तो CH3 मिलेगा आपको, एक CH3 CH2 मिलेगा। तो आप एक तो CH3 से नाइट्रो जोड़ दो और एक जोड़ दो इससे CH3 CH2 से, क्योंकि HNO3 का काम ही NO2 देना होता है। तो गाइस ध्यान रखना, जितने पॉसिबल हम बना सकते हैं ना उतने नाइट्रो कंपाउंड आप बना दो। तो ये बन गया नाइट्रोमेथेन और ये बन गया नाइट्रोएथेन। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इससे तो केवल एक ही बन सकता है, तो हमने एक बनाया। इससे 2 बन सकते हैं, एक तो 1 कार्बन वाला बन सकता है और एक 2 कार्बन वाला। अब इससे पॉसिबल 4 है कि एक बार NO2 यहां पर लगाओ, एक बार यहां पर लगाओ, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। तो CH3 से जोड़ दो और CH3 CH2 से जोड़ दो। जितने पॉसिबल नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं उतने हमें बनाने हैं। तो गाइस इनको लिख लो। अब देखो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ध्यान देना, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, ठीक है ना। अब देखो यह कैसे बन गया, देखो सिल्वर नाइट्राइट की स्ट्रक्चर ये होती है, ये, ठीक है, और ये आपका एल्किल हैलाइड है। अब सिल्वर का साइज होता है कम, ठीक है, ये बात मैंने आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड में भी बताई थी। अब सिल्वर का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, इसलिए इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। देखो इसलिए इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। आपने फाजान रूल पढ़ रखा होगा 11th में, फाजान रूल 11th में आता है। अब ये होता क्या है, देखो आप डायरेक्ट समझो। अब ये ब्रेक कैसे होगा, Ag+ में
और O माइनस में। अब इसकी साइज कम, पोलराइजेशन ज्यादा, तो यह क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को सिल्वर अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्ट करने को ही हम पोलराइजेशन बोलते हैं यहां पर। तो ये सिल्वर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉनों को बीच में ले आएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बीच में कौन से बॉन्ड के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो सिल्वर मेटल होते हुए भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो गाइस ध्यान रखना कि सिल्वर और ऑक्सीजन में यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि सिल्वर का साइज स्मॉल है, इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बीच में ले आएगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड यहां से अभी ब्रेक नहीं होगा। तब आप कंपाउंड कैसे बनाओगे, तो देखो नाइट्रोजन पर होता है लोन पेयर, ठीक है ना। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे एलोजन की ओर शिफ्ट, तो इस पर बनेगा माइनस और इस पर बनेगा प्लस। अब देखो लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो देखो आपके पास क्या बन गया, आर, और आर से कौन ऐड हुआ, देखो यह नाइट्रोजन ऐड हुआ, और नाइट्रोजन से दो क्या जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये लो। अब सिल्वर को और हेलोजन को आप जोड़ दो HgX, तो समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट मेथड आती है फ्रॉम एनिलीन। तो ये रिएक्शन भी हमने एमाइन में पढ़ी थी, ठीक है ना। देखो एनिलीन की रिएक्शन, हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ करवाते हैं ना, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। तो ये हमने डाइएजोनियम सोल्ट में भी पढ़ी थी रिएक्शन, और अमाइन में भी पढ़ी थी, ठीक है। इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई है मैंने। तो गाइस जब हम एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ करवाते हैं, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये तो है एनिलीन, ठीक है ना, और ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट से दोबारा, तो NaCl बाहर यहां से, ठीक है ना, सोडियम, और यहां पर ये देखो क्लोराइड है, तो NaCl बाहर, ठीक है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो यहां पर देखो N ट्रिपल बॉन्ड N2 बाहर, तो बच गया कौन, रिंग बची, और ये NO2 बचा। तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है। तो गाइज ये मेथड्स थी प्रिपरेशन की, तो आप लिख लो इनको। तो गाइज अब हम नाइट्रो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकलेगा। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई एक स्पीशीज ऐड होती है और दूसरी बाहर निकलती है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ऐड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बाहर होगी, यानी कि प्लस वाला जुड़ेगा और प्लस वाला ही बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो रिंग लेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिंग पर होता है, ठीक है। तो रिंग में कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो इसके लिए हमें नाइट्रोबेंजीन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो गाइज इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। तो देखो ये अपने पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है ना, यहां पर माइनस और नाइट्रोजन पर होता है प्लस, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, यानी कि ये बॉन्ड यहां पर बनेगा। ध्यान देना इस बात को, यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, कहने का मतलब नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे। तो नाइट्रोजन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए ना, क्योंकि देखो 4 तो पहले से एक और बन गया, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए क्या करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड में से
पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो गाइज हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन गई। ध्यान से समझना इसको कि ये बॉन्ड यहां पर देखो डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए ना, और नाइट्रोजन पर ऐसा का ऐसा प्लस। अब गाइज देखो बॉन्ड के यहां पर जो बॉन्ड था ना उसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा कैसा और ये बॉन्ड ऐसा कैसा। आ गई बात समझ में। अब यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, यानी कि यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, तो प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर बन गया, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज यहां पर, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा डबल बॉन्ड एन ओ माइनस और ओ माइनस। अब यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड यहां पर बन गया, ये ऐसा कैसा यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड वापस अगर यहां पर बनेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना सभी पर। अगर यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे ना, तो ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे ये वापस बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास ये बन जाएगी लास्ट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, आपके पास ये बन जाएगी। और ये प्लस। तो गाइज यहां पर इस नाइट्रो ग्रुप के रिजोनेंस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, ठीक है ना। तो माइनस नाइट्रो ग्रुप के माइनस आर इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पेरा पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। आ गई ना बात समझ में, कि नाइट्रो ग्रुप के माइनस आर इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पेरा पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो ऑर्थो और पेरा पर तो ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस के पास प्लस थोड़ी ना जाएगा। तो फिर कौन सी पोजीशन बची, मेटा पोजीशन। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आ गई बात समझ में। तो नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग and deactivating towards electrophilic substitution। तो गाइज आपको ये तो पता चल गया कि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि नाइट्रो ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये बोलेगा कि ऑर्थो और पेरा पर तो मैंने प्लस बना रखा है, तो तू वहां तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस के पास प्लस थोड़ी ना जुड़ेगा। तो बच्ची कौन सी, मेटा, कि मेटा पर जुड़ सकता है, ऑर्थो और पेरा पर तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तो मैंने प्लस बनाया है। कहने का मतलब इसके माइनस आर इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। आगे बात समझ में। और डीएक्टिवेटिंग कैसे है, क्योंकि यह रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं, और पॉजिटिव पर पॉजिटिव का अटैक क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए रिंग को इस रिएक्शन के टुवार्ड्स डीएक्टिवेट कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कि यह एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आ गई बात समझ में। तो गाइज अब आपने यह देख लिया कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना वो मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से आप जानते हो, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है, तो वो सारी करवा देते हैं। तो पहले ये बना लेना, क्योंकि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझे बिना तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये आप बना लेना। अब देखो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां पर ऐड होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि माइनस वाला इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो माइनस वाला कहां ऐड होगा, जहां पर प्लस हो।
यानी कि माइनस वाला ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शंस करते हैं। तो फर्स्ट है हैलोजिनेशन। तो ये अपना नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, हैलोजिनेशन तो क्लोरीनेशन कर दो आप, साथ में AlCl3 ले लो। तो Cl प्लस कहां पर ऐड होगा? मेटा पर, क्योंकि ऑर्थ और पेरा पर तो प्लस है, तो प्लस के पास प्लस तो क्या करेगा, ठीक है ना। और दूसरा Cl माइनस कहां जाएगा? तो ये यहां पर जुड़ा है तो H प्लस बाहर निकलेगा ना, तो वहां पर Cl माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड अपनी आती है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में NO2 प्लस ऐड होता है। आपने सभी चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखी है, तो आपको पता है कि हैलोजिनेशन में Cl प्लस या फिर X प्लस जुड़ता है, नाइट्रेशन में NO2 प्लस जुड़ता है, सल्फोनेशन में SO3H प्लस जुड़ता है, ठीक है ना। तो देखो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो NO2 प्लस कहां जुड़ेगा? तो NO2 प्लस जुड़ेगा मेटा पोजीशन पर, तो ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हो गई और ये 3 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो गई। ऐसे ही हम सल्फोनेशन करेंगे। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो SO3H प्लस वाला बनता है, तो ये NO2 और ये SO3H। क्योंकि देखो H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं SO3H, तो ये OH और यहां से जो H निकलेगा ना, तो वो H2O बना लेगा और ये SO3H जुड़ जाएगा ना, सिंपल याद रखो। और ऐसे हम HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं OH और NO2, तो OH और यहां से जो H निकलेगा, क्योंकि NO2 जुड़ेगा तो H प्लस भी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो इसके साथ H2O बना लेगा ना, तो ये याद रखना। अब देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट, तो इसमें हम नाइट्रोबेंजीन और एल्किल हैलाइड लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, ठीक है। तो ये Cl बाहर निकलेगा तो CH3 प्लस बनेगा, प्लस वाला मेटा पर ऐड होगा, तो आप यहां पर मेटा पर ऐड कर दो, तो ये NO2 और ये CH3, ठीक है। तो 3 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन बन गई है, ठीक है ना। और इसका नाम ध्यान रखना गाइज, यहां पर इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब इसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये कार्बन 1 2 3, और तो सभी के नाम सिंपल है, तो 3 नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आप लिख लो। तो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो ये अपना नाइट्रोबेंजीन और हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो हमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल देगा। तो एक तो जोड़ दो ऑर्थो पर, ये लो, ठीक है, और एक ऐड कर दो आप पैरा पर। तो गाइज रिंग पर OH यानी कि फिनोल, तो ये तो हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ठीक है। तो गाइज नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा अल्फा हाइड्रोजन वाले नाइट्रो कंपाउंड के साथ। तो देखो CH3CH2NO2, तो इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं HNO2 की। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये आपका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो गाइज ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं
देखो HNO2, ठीक है ना, और यहां पर ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, ये लो HNO2, तो यहां से H2O बाहर, तो CH3CH N डबल बॉन्ड O और N। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये तो है प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, तो ये तो है प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, है ना, एथेन भी लिख सकते हो। प्राइमरी का मतलब नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ ना, तो यह कार्बन प्राइमरी कार्बन है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अब गाइस इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो ये ध्यान से समझना। रीअरेंज कैसे करोगे, देखो अगर यहां पर ये बॉन्ड यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये बॉन्ड आगे चलेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव के साथ यह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो CH3C यहां पर बन गया, देखो डबल बॉन्ड, ध्यान से समझना, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया ना, और यहां पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, माइनस से ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये NO2। तो गाइस ये है नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि प्राइमरी नाइट्रो एल्केन के साथ नाइट्रस एसिड नाइट्रोलिक एसिड बनाता है। अब देखो हम बात करते हैं सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की, तो पहले आप इसे लिख लो। तो देखो यह सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन हो गया CH3H और ये NO2। तो NO2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह सेकेंडरी कार्बन है, और साथ में अल्फा कार्बन भी है, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से H2O बाहर, तो CH3C CH3 यहां NO और ये NO2। ठीक है, तो ये बन गया, इसे हम बोलते हैं स्यूडो नाइट्रॉन। ठीक है, तो गाइज लिख लो इन्हें। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है हैलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो एल्केन। ठीक है ना, तो ये एलिफेटिक नाइट्रो एल्केन हो गया। तो हैलोजिनेशन कर रहे हो तो हैलोजन ले लो, यानी कि हमने क्लोरीन ले लिया, और साथ में यहां पर हमें बेस भी लेना पड़ेगा। तो देखो 3 सोडियम और 3 क्लोरीन, तो 3 NaCl बाहर। ठीक है, तो 3 सोडियम गए ना, अब देखो 3 हाइड्रोजन और 3 OH, 3H2O बाहर। अब देखो बचा क्या है, 3 तो क्लोरीन, तो इन 3 क्लोरीन को आप यहां पर हाइड्रोजन 3 निकले ना, तो हमें कुछ ना कुछ इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, तो 3 क्लोरीन यहां पर हमने जोड़ दिए और ये NO2, तो सिंपल है, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। गाइज यह टीयर गैस है, टीयर गैस भी बोल सकते हो या फिर वार गैस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। तो गाइज नाइट्रो कंपाउंड की लास्ट केमिकल रिएक्शन है रिडक्शन। तो रिडक्शन को ध्यान से समझना। रिडक्शन, तो देखो रिडक्शन हमें एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम, तीनों मीडियम में रिडक्शन करना है। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो गाइज आप ध्यान रखना कि एसिडिक मीडियम में हमें 6 हाइड्रोजन यूज करने हैं, ये बात ध्यान रखना। तो देखो ये अपना नाइट्रो कंपाउंड है और हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमें 6 हाइड्रोजन यूज करने हैं, और एसिडिक मीडियम में आप 3 ले लो और साथ में HCl ले लो, तो एसिडिक मीडियम हो गया। अब देखो 6 में से 4 तो आप 2 ऑक्सीजन को दो, यानी कि 2H2O बाहर हो गया। ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन को, यानी कि एसिडिक मीडियम में हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेगी। ठीक है, अब देखो सेकंड आता है न्यूट्रल मीडियम।
न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में ध्यान रखना हमें 4 हाइड्रोजन यूज करने हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड हो गया, हमें 4 हाइड्रोजन यूज करने हैं। और न्यूट्रल में आप जिंक मेटल ले लो और अमोनियम क्लोराइड ले लो। तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो मीडियम न्यूट्रल हो गया। तो गाइज अब देखो क्या होगा, तो यहां पर RN डबल बॉन्ड O और ये O, तो इस ऑक्सीजन को आप 2 हाइड्रोजन दो, तो H2O बाहर है ना, एक ऑक्सीजन ही है ना, तो H2O बाहर हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन निकल गया। अब एक हाइड्रोजन तो दो आप नाइट्रोजन को और एक दो ऑक्सीजन को, तो RNHOH। तो नाइट्रोजन के साथ OH लगा होता है ना, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहां पर R लगा हुआ है ना, तो N एल्किल, अगर एरिल होगा तो N एरिल लिख देना, तो N एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के साथ अगर OH तो हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, तो अब इसमें आपको 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन करनी है, ठीक है ना। कि अगर आप ग्लूकोज के साथ बेस ले रहे हो ना, तो आपको 6 हाइड्रोजन यूज करने हैं। एल्कोहल के साथ बेस ले रहे हो तो आपको 8 हाइड्रोजन यूज करने हैं, ठीक है। और वाटर के साथ बेस ले रहे हो तो आपको 10 हाइड्रोजन यूज करने हैं। तो इसको ध्यान से समझना। तो इसमें फर्स्ट है, हम ले रहे हैं ग्लूकोज के साथ बेस, ग्लूकोज के साथ हम बेस ले रहे हैं, तो हमें 6 हाइड्रोजन यूज करनी है। और गाइस ध्यान रखना, यहां पर हमें केवल नाइट्रोबेंजीन ही यूज करनी है, और नाइट्रोबेंजीन के भी 2 मोल यूज करने हैं। तो देखो 2C6H5NO2, और हमें 6 हाइड्रोजन यूज करने हैं। तो और हम ले रहे हैं NaOH और साथ में ग्लूकोज, है ना। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, अब देखो, तो नाइट्रोबेंजीन 2 है, ये लो, ठीक है, एक नाइट्रोबेंजीन ऐसे बना लो, ध्यान देना। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। ध्यान से समझना इन रिएक्शंस को। 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन को बाहर कर सकते हैं, 3 ऑक्सीजन को बाहर कर सकते हैं। आप ध्यान रखना कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। चलो इनको ऊपर बना लेते हैं ऐसे कि N और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। तो गाइज अब आपके पास देखो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन को बाहर कर सकते हैं, 3 को बाहर कर सकते हैं। तो देखो ये ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन गया और ये ऑक्सीजन गया, यानी कि 3H2O तो बाहर हो गए ना। अब देखो नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन को आपस में जोड़ दो, तो आप आपस में जोड़ोगे तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इस नाइट्रोजन का एक ही बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है ना। तो जब 2 रिंग और बीच में N डबल बॉन्ड N होना, तो उसे हम एजोबेंजीन बोलते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो एजोक्सीबेंजीन, एजोक्सीबेंजीन, ठीक है। अब देखो अगर हम, ये नाइट्रोबेंजीन हो गई, अगर हम एल्कोहल के साथ, देखो एल्कोहल के साथ NaOH ले लेना, तो ध्यान रखो हमें 8 हाइड्रोजन यूज करने हैं। अब 8 हाइड्रोजन का मतलब 4 ऑक्सीजन बाहर, तो 4 ऑक्सीजन बाहर, तो आपके पास ये ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगा ना। तो N डबल बॉन्ड N और ये लो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे, यहां पर हमने 3 बाहर किए, एक रह गया था इसलिए एजोक्सीबेंजीन लिख दी। अब यहां पर 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन, तो चारों बाहर हो जाएंगे, तो ये लो 4H2O, तो इसे हम बोलते हैं एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम वाटर के साथ बेस ले ले, तो ये देखो 2C6H5NO2
और अगर वाटर के साथ बेस ले लेंगे ना तो हमें 10 हाइड्रोजन यूज करने पड़ेंगे। तो ये वाटर है ना और बेस, कहने का मतलब एक्वस NaOH यूज करना है। तो 10 हाइड्रोजन, अब देखो 4 ऑक्सीजन होते हैं तो 4 के लिए 8 हाइड्रोजन काफी है। अब 2 हाइड्रोजन बच गए तो उनका क्या करेंगे, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। तो गाइज इस बार देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा NH, एक बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, NH और ये लो, ठीक है, और 4H2O कि हमने चारों ऑक्सीजन को बाहर कर दिया तो 8 हाइड्रोजन काम में आ गई। उसके बाद देखो 2 हाइड्रोजन हमने इस यहां पर लगा दी है ना, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। तो गाइज इसको एजोबेंजीन बोलते हैं। तो यहां पर तो हाइड्रोजन जुड़ गया ना, तो इसका नाम हो गया हाइड्रेजोबेंजीन, हाइड्रेजोबेंजीन। तो गाइज लिख लो इसको। तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।